स्वागत है सर आपका दोस्तराबाद पॉडकास्ट में। कैसे हो सर? धन्यवाद बहुत बहुत। आपको और सभी देखने वालों को नमस्कार। आ, सर सबसे पहले आप अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा ऑडियंस को बता दीजिए कि आपके एकेडमिक्स करियर के बारे में, और फिर आगे हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पंकज दांडेकर है और मैं यहीं रायगढ़ से हूँ। मेरी स्कूलिंग यहाँ लक्ष्मीपुर से हुई है, रायगढ़ से ही, सरस्वती शिशु मंदिर से। उसके बाद मैंने मेडिकल की पढ़ाई रायपुर से की और उसके विगत 10-12 वर्षों से मैं यहाँ कार्यरत हूँ फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में। सर पहला सवाल तो ये है कि फिजियोथेरेपी एक्चुअली है क्या, और ये क्यों ज़रूरी है हमको? फिजियोथेरेपी मॉडर्न मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें दर्द को बेसिकली ठीक किया जाता है। वो पेन आपका मैकेनिकल पेन होता है। मैकेनिकल पेन ये होता है कि आपको कोई चोट हो, कोई मसल वीकनेस हो, या आपकी कोई हड्डी वड्डी में फ्रैक्चर के बाद अगर प्लास्टर लगा है तो उसके बाद जो जकड़न आ जाती है उस वजह से दर्द होता है। या फिर आप स्पोर्ट्स इंजरी, आपको अगर कुछ लग गई है, या आप दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, आपको कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, तो उन सब चीज़ों को फिजियोथेरेपी से ठीक किया जाता है। तो सर कोई भी दर्द ठीक हो सकता है फिजियोथेरेपी से, या फिर पार्टिकुलर कोई चीज़ ऐसी है जैसे स्पोर्ट्स इंजरी हो गई या फिर नेक पेन, बैक पेन, ये सारी चीज़ें हैं बस? नहीं नहीं, सारे दर्द, जो भी आपके शरीर में किसी भी प्रकार का दर्द होता है वो ठीक हो सकता है। बेसिकली केमिकल पेन है या मैकेनिकल पेन है। मैकेनिकल पेन जो मैंने अभी बताया कि आप दिन भर ऑफिस में बैठे रहते हैं, वॉकिंग वगैरह कुछ नहीं करते हैं, एकदम सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है आपकी, या फिर आपको कोई चोट लग गया है, प्लास्टर हुआ, फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद जो दर्द रहता है उसके लिए। जी। तो सर जैसे हमको कुछ बॉडी में कुछ पेन होता है तो हम दवाई खा लेते हैं, तो क्या ये मेडिसिन कंज्यूम करना अच्छा है? अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, दर्द हो रहा है इसका मतलब बॉडी ये साइन दे रही है कि वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उससे मेडिसिन क्या करती है, सिर्फ उस दर्द को दबा देती है, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, जैसे आपकी कोई डिस्क अगर निकल गई है, थोड़ी सी स्लिप हो गई है, स्लिप डिस्क है, साइटिका, ये सब बहुत कॉमन नेम्स है आजकल पब्लिक के बीच में। तो अगर डिस्क थोड़ी सी बाहर आ गई है तो उस वजह से आपको पेन हो रहा है, और आप पेन किलर लेते हैं तो ये उस डिस्क को बस दबा देती है। डिस्क को तो बिल्कुल कुछ नहीं करती, उस पेन को दबा देती है जिसकी वजह से आपको पेन हो रहा था, तो आपको ठीक होने लगता है। तो ये तो दोहरे नुकसान की बात है। जब तक आपको पेन हो रहा था तो आप कम से कम कुछ मूवमेंट नहीं कर रहे थे, आप रेस्ट में थे। लेकिन जैसे आप दवाई खाते हैं आपका पेन बंद हो जाता है, आप फिर से अपना काम करने लगते हैं, झुकने लगते हैं, जो कि उस डिस्क को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो इस वजह से पेन किलर लेना तो बिल्कुल भी सजेस्टेबल नहीं रहता है। तो सर जैसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं और मैं अपने आसपास भी देखता हूँ कि थोड़ा सा भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसमें लोग दवाई कंज्यूम करते हैं, मेडिसिन वगैरह जो हो गया, और बहुत टाइम तक वो लंबे समय तक लेते हैं। तो क्या सर जैसे लंबे समय तक अगर हम मेडिसिन कंज्यूम करते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म पे क्या प्रभाव होने वाले हैं बॉडी पे? जी बिल्कुल, देखिए, पेन किलर्स लेना बिल्कुल भी एडवाइसेबल नहीं रहता है। पेन किलर्स लेने से अगर कुछ इमरजेंसी है, आपको कहीं जाना है, कुछ मीटिंग है, तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। लेकिन बहुत लंबे समय तक लेने से आजकल सबको पता है किडनी की कितनी बीमारी कॉमन हो गई है। सबको लॉन्ग टर्म में अगर पेन किलर्स लेने से वो आपके शरीर को नुकसान ही पहुंचाएगी। सर आपके पास कौन कौन से एज के पेशेंट आते हैं? आजकल बीमारियों के लिए कोई एज नहीं रह गई है। हम लोग एक दिन के बच्चे से लेके 107 साल के बुजुर्ग तक का ट्रीटमेंट करते हैं। और पहले जो बीमारियां 40 साल 50 साल में आती थी वो 20 साल 30 साल में भी आ रही हैं। इसका मेन जो कारण है वो तो यही है कि आप दिन भर बैठे रहते हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है। सीडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब एक्सरसाइज नहीं करना, दिन भर ऑफिस या घर पे रहना, फ़ोन दिन भर यूज़ करना, यही सारी प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं आजकल। तो नेक पेन है, बैक पेन है, और 20-30 साल के लोगों में भी घुटने का दर्द चालू हो गया है, जो बेसिकली 40 साल के बाद होना चाहिए, वो भी 30 साल में चालू हो गया है। इसका रीज़न है कि हम स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, और लैपटॉप पे हो गया, कंप्यूटर्स पे हो गया, फ़ोन पे, तो उसी वजह से नेक पेन और बैक पेन ज़्यादा हमको समस्या आती है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। तो सर इसके लिए ऐसे कोई एडवाइस या कुछ टिप्स दे दीजिए ताकि जो वर्किंग लोग हैं जिनको समय नहीं मिलता है उनके लिए कुछ ऐसे एक्सरसाइज आप बता दीजिए जिससे रिस्क कम हो जाए कुछ मेजर इंजरीज से। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो जी आपने। देखिए, स्क्रीन टाइम को बंद तो नहीं किया जा जी। सकता, आजकल पूरा डिजिटल युग है तो उसको बंद तो नहीं किया जा सकता, बट उसके साथ साथ उसको भी जारी रखें और अपनी हेल्थ को भी जारी रखें। इसके लिए सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि आप सो के बिल्कुल भी फ़ोन को यूज़ ना करें। बेड पे बिल्कुल फ़ोन लैपटॉप को यूज़ ना करें। जब भी आपको यूज़ करना है आप बैठ के करें,
टेबल लैपटॉप को आप टेबल पे रख के करिए, गोद में मत रखिए। और फ़ोन को यूज़ करना है तो हर आधे घंटे में ब्रेक ले लीजिए। नेक की थोड़ी एक्सरसाइज होती है, जैसे स्ट्रेचिंग एंड नॉर्मल, ये नेक को आगे पीछे करना या अपने शोल्डर्स को थोड़ा सा स्ट्रेच करना, ये आप करिए। और हर आधे घंटे में एक बार 2-3 मिनट का वॉक ले लीजिए। तो इससे आपकी मसल्स एकदम रिलैक्स हो जाएंगी और आपको कंटिन्यूअस स्क्रीन टाइम में कोई इशू भी नहीं आएगा। हाँ सर, अभी बच्चों में देखा जा रहा है सबसे ज़्यादा जो ADHD का जो प्रॉब्लम है सर, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। सर इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ये ADHD है क्या, और इसके कॉजेज़ और ट्रीटमेंट पे आएंगे फिर सर। पहले ये है क्या, इसके बारे में बताइए। बहुत कॉमन हो चुकी है यह बीमारी, आजकल बच्चों में बहुतायत में पाई जाती है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर बोलते हैं इसे। बेसिकली इसमें क्या रहता है, बच्चा बिल्कुल शांत एक जगह किसी काम पे फोकस नहीं कर पाता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिव करते रहता है, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते रहेगा। घर में इधर खेलेगा उधर खेलेगा, चुप नहीं बैठ सकता है। बेसिकली देखा जाए तो इसी टाइप का रहता है कि हाइपर एक्टिव होता है, वो शांत नहीं बैठ सकता, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, कुछ ना कुछ वो करते ही रहेगा, बदमाशी करते ही रहेगा। ये सिम्टम्स है सर। हाँ, ये सिम्टम्स है, बट इसको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है, क्योंकि सभी बच्चे शैतान रहते हैं, वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि सारे बच्चे ADHD के हैं। वो ADHD में कुछ अलग से रहते हैं, उनको फोकस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे पढ़ाई में, उनकी हाइपर एक्टिविटी हर चीज़ में दिखेगी, वो बोलेंगे भी तो बहुत तेज, गुस्सा चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा करेंगे। ये सब सिम्टम रहते हैं। उनमें बहुत माइल्यूट सा डिफरेंस रहता है। वो पीडियाट्रिक्स रहते हैं, न्यूरोफिजिशियंस रहते हैं, वो देख के आपको बता पाएंगे कि आपके बच्चे को ADHD है या नहीं है। तो उसके कॉजेज़ क्या होते हैं सर, मतलब पेरेंट्स से आता है या फिर उसके बाद, जन्म के बाद ये सारी चीज़ें होती हैं? कॉजेस का अभी तक बहुत ज़्यादा वो पता नहीं चला है कि ये क्यों होता है। बेसिकली ये जेनेटिक ही होता है, इस वजह से ही यह दिक्कत हो रही है जी। पेरेंट्स से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, अगर पेरेंट्स को प्रॉब्लम है कुछ, तो उसके बाद ये प्रॉब्लम आ सकती है बच्चे ऐसा कहा नहीं जा सकता कि पेरेंट्स को प्रॉब्लम है तो बच्चों को हो, को। बट ये अभी तक इसका क्लियर नहीं है कि क्यों होता है जी। बट बहुत कॉमन है आजकल। सर आप बच्चों का भी फिजियोथेरेपी करते जी हो, जी। क्या प्रॉब्लम्स आते हैं बच्चों को आजकल ज़्यादा? बच्चों में आजकल जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो तो देखिए सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं, है ना, और डिले माइलस्टोन बोलते हैं। सेरेब्रल पाल्सी ये होता है कि बच्चा जन्म के वक्त अगर रोता नहीं है, तो जैसे ही बच्चा जन्म के वक्त रोता है तो पूरे ब्रेन को ऑक्सीजन सप्लाई होती है और फिर पूरे बॉडी में सप्लाई होती है। अगर बच्चा किसी भी वजह से जन्म के तुरंत बाद नहीं रोता है तो ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। उस वजह से ब्रेन में जो डैमेज होता है वो इररिपेरेबल डैमेज होता है। उससे बच्चे में डिले माइलस्टोन होता है, मतलब अगर वो 2 साल में उसको चलना है तो 2.5 साल में चलेगा। थोड़ा सा जब बोलने की एज रहेगी तो उससे थोड़ा सा लेट में बोलेगा। ये बच्चे भी थोड़ा लॉन्ग फिजियोथेरेपी चलती है, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इनका प्रॉपर केयर करना बहुत ज़रूरी रहता है और प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराएंगे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सर आपने जो बताया अभी, ये मतलब माइंड से रिलेटेड रहता है? जी बिल्कुल, माइंड से रिलेटेड ये रहता है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उस वक्त उसके दिमाग को ऑक्सीजन प्रॉपर मिल नहीं पाती है, जिस वजह से दिक्कत आती है कि ब्रेन जो है वो लेट थोड़ा सा काम करता है। हाँ, डिले माइलस्टोन बोलते हैं। वो लेट से चलेगा, लेट से बोलेगा, बैठे रहेगा और बच्चों के मुंह से लार गिरने लगेगी। ये सारी चीज़ें आप सिम्टम देख के किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी जल्द से जल्द फिजियोथेरेपी चालू कराइए तो वो ठीक हो सकते हैं। तो सर जैसे ये पैरालिसिस जो होता है, वो भी क्या फिजियोथेरेपी से ठीक हो सकता है? बिल्कुल, पैरालिसिस का एकमात्र ट्रीटमेंट फिजियोथेरेपी है। जैसे ही पैरालिसिस होता है अपने पास के हॉस्पिटल में जाइए, 5 दिन 10 दिन का जो भी दवाइयों का कोर्स होता है उसको पूरा कर लीजिए। उसके बाद सारे डॉक्टर्स आजकल फिजियोथेरेपी की सलाह देते हैं और ये फिजियोथेरेपी से ही 100% ठीक हो सकता है। पैरालिसिस के बहुत सारे पेशेंट हैं जो आज अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, चलना फिरना तो दूर, वो गाड़ी भी चला रहे हैं और गाड़ी चला के ही हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी से ठीक नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम लगता है बट एकदम ठीक हो सकता है बिल्कुल। तो ये पैरालिसिस का कारण क्या है सर, मतलब क्यों हो जाता है पैरालिसिस लोगों को? पैरालिसिस जो होता है बेसिकली वो भी यही होता है कि आप अगर बीपी है, आपको शुगर है और वह बहुत अनकंट्रोल्ड है तो इस वजह से होता है। आपका बीपी बहुत ज़्यादा शूट कर दिया है, शुगर अनकंट्रोल्ड हो गया है, तो उस वजह से आपको पैरालिसिस हो सकता है। तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं सर पैरालिसिस के, मतलब क्या फील होता है वहाँ बॉडी पे? पैरालिसिस का सिम्टम देखिए, आपको बहुत तेज सर दर्द होगा और पैरालिसिस एकदम से भी नहीं होता है, पहले कुछ ना कुछ सिम्टम देता है। आपको आवाज़ में लड़खड़ाहट हो जाएगी, जैसे ही आप बात करेंगे तो लड़खड़ाने लगेगी आपकी वॉइस, है ना। पेशेंट को बोलेंगे आप हाथ को ऐसे उठाइए तो वो उठा नहीं पाएगा। पेशेंट को बोलिए आप स्माइल करिए तो उसकी स्माइल एक तरफ हो जाएगी। तो ये एकदम प्राइमरी सिम्टम रहता है। अगर किसी को भी ऐसा फील हो रहा है तो जल्द से जल्द किसी हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाए, किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। सर जो एथलीट रहते हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनके सबसे कॉमन
स्पोर्ट्स इंजरीज क्या होते हैं सर, सबसे कॉमन? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आजकल फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जी जी। एथलीट्स को तो हर टाइम देखिए फिजियोथेरेपिस्ट एक तो उनके साथ में ही रहते हैं। एथलीट्स को तो डेली फिजियोथेरेपी चाहिए। कभी उनके एंकल में स्प्रेन हो जाता है, कभी घुटने में दर्द हो जाता है, कभी एल्बो में चोट लगती है, कभी शोल्डर में चोट लगती है। तो एक फिजियोथेरेपिस्ट तो एक हमेशा उनके साथ में रहते हैं। कॉमन इंजुरीज जैसे रहती हैं, एंकल स्प्रेन है, घुटने का दर्द है, शोल्डर इंजुरी है, नेक इंजुरी है, ये सारी कॉमन इंजुरीज होती हैं। और वो अच्छे से जानते हैं कि हमको फिजियोथेरेपिस्ट ही ठीक कर सकते हैं, वो बिल्कुल पेन किलर्स नहीं लेते हैं। जी। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट को जो अफोर्ड नहीं कर सकते सर, जो एथलीट्स ऐसे जो न्यू रहते हैं, जो स्टार्ट किए रहते हैं और एक लेवल पे जाने के लिए सर, उनके लिए ऐसा कुछ टिप्स या ऐसे कोई एक्सरसाइज बता दीजिए सर, जिसमें उनके इंजरीज के कुछ चांसेस, थोड़ा रिस्क कम हो जाए। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछना है आपने। इसके लिए सबसे बेस्ट रहता है, इसको प्राइस बोलते हैं, PRICE। पी फॉर स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन, मतलब आपको जहाँ पे दर्द है उससे कुछ काम मत करिए। मान लीजिए आपको एंकल में स्प्रेन है, तो आप प्रोटेक्ट करिए, उसको चलना बंद कर दीजिए, थोड़ा कम से कम चलिए। उसके बाद आता है रेस्ट, रेस्ट करिए जितना हो सके। और आइस पैक्स होते हैं जो मेडिकल में फ्री में ही अवेलेबल रहते हैं, आइसिंग करिए। एक्यूट इंजुरी मतलब आपको तुरंत इंजुरी जैसे कोई लगी है, तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप आइसिंग करिए। और सी फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन से ये होता है कि आपके पास क्रैप बैंडेज है तो आप उसको लपेट के रखिए, सोते टाइम आप निकाल दीजिए और उसको जितना हो सके उसको कंप्रेस करके रखिए, तो सूजन नहीं आ पाएगी। और ई फॉर एलिवेशन, जिस पार्ट में आपको दर्द है, सूजन है, उसको रात को सोते टाइम उस पर तकिया लगा के सो जाइए। जैसे एंकल में आपकी पेन या स्पेन है या स्वेलिंग है, तो आप एंकल के नीचे एक तकिया रख के सो जाइए, है ना, तो सूजन नहीं आ पाएगी और जो है वो धीरे धीरे उतर जाएगी। सर जैसे कोई मेजर इंजरी होता है कोई स्पोर्ट्स पर्सन को, ठीक। और वो नेक्स्ट खेलने के लिए सर वो मेजर कैसे करेगा कि मैं फिट हो गया हूँ अब? वो फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको बताएंगे। ओके। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो रहते हैं प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, उसके बाद ही वो अलाउड करते हैं। वो पूरा ट्रीटमेंट आपका होने के बाद देखते हैं कि मसल में प्रॉपर पावर आ गई है कि नहीं, वो चलने फिरने लायक है कि नहीं, वो परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, वो फिजियोथेरेपिस्ट ही आपको असेस करके बता देंगे। सर ये साइटिका एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जी जी जी। और ये साइटिका और ये जो लोअर बैक पेन है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है सर? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो जी आपका। साइटिका एकदम टर्म बहुत कॉमन है आजकल, किसी को भी दर्द होता है तो पेशेंट सीधा आके हमको बोलता है मुझे साइटिका हो गया है, मेरा ट्रीटमेंट करना है। ऐसा नहीं है, साइटिका अलग है, लोअर बैक पेन अलग है, पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म अलग है। साइटिका में एक नर्व होती है जो अपने रीढ़ की हड्डी से निकल के नीचे पैरों तक जाती है, जिसे सियाटिक नर्व बोलते हैं। और वो जब कंप्रेस होती है किसी वजह से, बोन्स की डिजनरेशन की वजह से या किसी इंजुरी की वजह से, तो उसे साइटिका कहा जाता है। हर एक बैक पेन साइटिका नहीं होता है। जी। तो और लोअर बैक पेन तो ऐसा है कि देखिए, जैसे हम लोग का भी लाइफस्टाइल है, थोड़ा सिटिंग जॉब है, कोई भारी सामान उठा लिए, तो नॉर्मल लो बैक पेन होना सबको बहुत कॉमन है, लेकिन हर एक लो बैक पेन साइटिका नहीं होता। लेकिन नॉर्मल लो बैक पेन और साइटिका दोनों का इलाज फिजियोथेरेपी से ही हो सकता है। तो ये साइटिका के कॉजेस क्या रहते हैं सर, मतलब क्यों इतना बड़ा पेन हो जाता है वो? लोअर बैक पेन का अगर मेन कॉज देखा जाए तो साइटिका का देखा जाए, नॉर्मल लो बैक पेन का सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। दिन भर आप बैठे रहते हैं, जैसे हम लोग भी बैठे हैं, तो एकदम ऐसे नहीं बैठ सकते हैं, थोड़ी देर बाद ऐसे हो ही जाते हैं, तो कंटिन्यू बैक पे प्रेशर बना रहता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। और आजकल लाइफस्टाइल ही ऐसी है, झुक के काम, कोई भारी सामान उठा लिया आपने, तो लो बैक तो पहले से वीक है, फिर आपने भारी सामान उठा लिया, तो उस वजह से थोड़ी सी अगर कहीं नर्व इम्पिंच हो गई या आप कंटिन्यू बैठे हैं, तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी के पास की पैरास्पाइनल मसल्स है वो बहुत टाइट हो जाती है, उस वजह से ये दर्द होता है। आजकल एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जिम वाले बहुत बच्चे आते हैं जो जिम जा रहे हैं बिल्कुल, और अनलिमिटेड वेट ले रहे हैं बिल्कुल, मतलब कि मुझे भी 1 महीने में एकदम बॉडी बनानी है, तो वो बच्चे बहुत आते हैं जिनकी इंजरी हो जाती है। तो ऐसा सबको नहीं करना है, जिम में प्रॉपर ट्रेनर है रहते हैं, उनसे आप जाके ट्रेनिंग लीजिए, जैसे वो बताते हैं वैसे करिए और ग्रेजुअली इंक्रीज करिए, नहीं तो कहीं ना कहीं वो आपकी लाइफ को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेगा। तो सर अभी आने वाले टाइम में, फ्यूचर में, मतलब आपको क्या लगता है कि किस टाइप के पेशेंट ज़्यादा बढ़ने वाले हैं? पेशेंट तो सभी टाइप के बढ़ेंगे, बट जो नेक पेन और बैक पेन है बहुत कॉमन हो गया है एकदम। सबसे ज़्यादा उसका वजह है मोबाइल है। आप दिन भर सो के मोबाइल देख रहे हैं, अपना काम भी मोबाइल पे हो रहा है, अपना अगर मनोरंजन करना है तो भी मोबाइल से करना है। पहले हम लोग टीवी देखते थे, टीवी तो आजकल बंद ही हो गया, सब मोबाइल देखते रहते हैं, तो जो नेक पेन है वो बहुत ज़्यादा आएंगे। और हमारे डिपार्टमेंट से हट के आइस के जो डॉक्टर हैं, आइस के पेशेंट भी बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो नेक पेन, बैक पेन, फ्रोजन शोल्डर, क्योंकि डायबिटीज़ आजकल बहुत है लोगों को, लाइफस्टाइल ऐसी बनी हुई है,
तो ये सारे पेशेंट्स पढ़ने ही वाले हैं। मतलब फिजियोथेरेपिस्ट थेरेपी में आगे फ्यूचर स्कोप है अगर एज करियर भी इसको लेते हैं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा स्कोप तो फिज़ियोथेरेपी में ही है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जितना डिजिटलाइज़ेशन बढ़ते जाएगा, उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएँगी और प्रॉब्लम्स जितनी बढ़ती जाएगी तो ठीक तो फिज़ियोथेरेपी से ही होना है। है ना? ये इतनी नॉर्मल प्रॉब्लम्स भी नहीं रहती कि पेन किलर्स ठीक कर पाएँ या इतनी कॉम्प्लेक्स भी नहीं कि अब आप उसके लिए सर्जरी करा लें। तो फिज़ियोथेरेपी से ही ये ठीक हो सकती हैं और बिल्कुल फिज़ियोथेरेपिस्ट हमेशा रेडी रहते हैं सबको ठीक करने के लिए। कहा भी जाता है कि इंसान चलता-फिरता ही अच्छा लगता है और चलने-फिरने का दुश्मन जो रहता है वो पेन रहता है और पेन को फिज़ियोथेरेपिस्ट से अच्छे कोई ठीक नहीं कर सकता। आजकल ये भी देखा जाता है सर कि काफ़ी सारे बच्चे अनहेल्दी हैं, मतलब अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फूड के चलते हो या फिर पेरेंट्स उनको अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। जैसे कि पढ़ाई लिखाई स्टडी में रहते हैं सर बच्चे, तो उनको क्या रहता है बच्चों को कि सिर्फ पढ़ते रहो और कहीं खेलने जाने के लिए भी उनको मना किया जाता है, जिसके चलते फिजिकल फिटनेस भी उनको नहीं हो पाता है। सो इस चीज़ को एड्रेस करिए थोड़ा सर कि कैसे ट्रीट किया जाए बच्चों को उनके फिजिकल हेल्थ के साथ साथ पढ़ाई और सारी चीज़ें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। हेल्थ तो देखिए सबसे प्रायोरिटी रहनी चाहिए, चाहे आप किसी भी स्टेज पे हो लाइफ के। सबसे जो प्राइम चीज़ है वो तो हेल्थ ही रहती है और हेल्थ जो रहती है वो फिजिकल, मेंटल और सोशल जब कंप्लीट तीनों रहेगी तभी आप एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग हो। तो फिजिकल हेल्थ के लिए तो बच्चों को खेलना ही चाहिए। आजकल बच्चे खेलते नहीं है, दिन भर मोबाइल पे रहते हैं या खेलने के लिए जगह अवेलेबल नहीं है। ये भी एक कारण है जो मुझे लगता है बाहर जा नहीं पाते हैं बच्चे। और पहले के अभी देखिए ग्रोइंग एज है, अभी जितना वो खेलेंगे उतना उनका अच्छा रहेगा, उतनी ग्रोथ होगी, उतने वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे और अभी जितने वो एक्टिव रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, वो पूरी लाइफ टाइम उनका बेस है, अभी तो फाउंडेशन है। अभी अगर फाउंडेशन वीक हो गई तो पूरी लाइफ टाइम उनको प्रॉब्लम होगी। तो जितना बच्चे फिजिकली एक्टिव रहेंगे, खेलेंगे, डिजिटल से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे, खेलें कूदें, उतना वो अच्छे रहेंगे पूरी लाइफ टाइम के लिए। क्योंकि सारे बच्चे अभी स्क्रीन पे ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। स्क्रीन पे टाइम स्पेंड करते हैं, उससे उनकी हेल्थ प्रॉब्लम तो बिगड़ रही है, आँखों में भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आजकल छोटे-छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है ना? तो ये सारी चीज़ें हैं, उसको थोड़ा बाहर जाके बच्चे खेले-कूदे तो एक वो गैदरिंग भी होती है, वो थोड़ा सोशल भी होते हैं, दूसरों बच्चों से मिलना-जुलना, चिड़चिड़ापन, गुस्सापन वो सब भी उनका कम होता है। अभी तो मोबाइल आप किसी बच्चे से छीन लीजिए, देखिए कितना गुस्सा हो जाते हैं बच्चे। तो वो आदतें धीरे-धीरे सुधरती हैं, एक दिन में नहीं सुधरेंगी, पर एक दिन ज़रूर सुधरेंगी। तो सर ये फिजियोथेरेपी इसमें भी हेल्प करता है कि जैसे जो प्रेग्नेंट रहती हैं, जो वुमेन प्रेग्नेंट वुमेन, तो उनका नॉर्मल डिलीवरी हो या फिर ऐसा कुछ, तो प्रेगनेंसी के पहले भी कुछ ऐसे एक्सरसाइज होते हैं और उसके प्रेगनेंस के टाइम भी ऐसा कुछ होता है सर? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। लोगों को इसकी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जो बड़ी सिटीज़ हैं उसमें मतलब प्रॉपर फिजियोथेरेपी होती है, एंटीनेटल और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेज होती है। एंटीनेटल मीन्स जब आप प्रेगनेंसी के पहले से रहती है ताकि वो नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो आजकल नॉर्मल डिलीवरी बहुत कम होती है, तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जो नॉर्मल डिलीवरी को बढ़ावा दे सकती हैं। और पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस होती हैं कि डिलीवरी के बाद हर एक माताओं बहनों को कोई प्रॉब्लम रहती है कि कमर दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, तो उस दर्द को भी फिजियोथेरेपी से 100% ठीक किया जा सकता है। जो पोस्टनेटल एक्सरसाइज होती हैं, उसमें वो दर्द बिल्कुल ठीक हो सकता है। आजकल अवेयरनेस आ रही है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वो बिल्कुल बिल्कुल 100% ठीक होके जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, लोगों को अवेयरनेस मिलेगी इससे। जैसे सर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो रहता है, इसमें भी हेल्प करता है ये फिजियोथेरेपी एक्सरसाइज के थ्रू? उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता, वो पेन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं, बट वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसमें थोड़ा पेन तो होता ही है। सर जैसे ये फिजियोथेरेपी के करियर के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। जिनको इसमें इस फील्ड में आना है, तो वो कैसे इसके प्रिपरेशन करें और क्या तैयारी करें इसके लिए? फिजियोथेरेपी में करियर के लिए आने के लिए आपका 10th के बाद बायोलॉजी लेनी पड़ती है, उसके बाद नीट एग्ज़ाम आप क्लियर करिए, उसके बाद कॉलेज में सिलेक्शन होता है, कोर्स का नाम बीपीटी रहता है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। 4 साल की पढ़ाई होती है, उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, उसके बाद 2 साल का मास्टर डिग्री होती है जो न्यूरो, कार्डियो, ऑर्थो अलग अलग डिपार्टमेंट में होता है। आजकल और भी स्पेशलाइज्ड ब्रांच है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया है, पीएसएम हो गया है, बहुत स्कोप इसमें अभी है और थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, पढ़ाई भी बहुत करनी पड़ती है, आपको फिजिकली भी बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। ओके। जी। तो सर क्या योगा के भी आप प्रैक्टिस कराते हो कि वो अलग चीज़ है? नहीं, नहीं, फिजियोथेरेपी का एक पार्ट ही योगा है, वो अलग नहीं है। योगा देखिए फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रिकल थेरेपी भी होती है जिसमें मशीनों का यूज़ होता है, क्रायोथेरेपी भी होता है जिसमें कूलिंग थोड़ा बर्फ़ का यूज़ होता है, हाइड्रोथेरेपी भी होती है जिसमें पानी का उपयोग होता है,
एक्सरसाइज थेरेपी भी होती है जिसमें एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग वगैरह होती है। तो ये सारे फिजियोथेरेपी के ही पार्ट हैं, कुछ अलग अलग नहीं है, सब एक ही साथ हैं और सबका एक ही गोल रहता है कि पेशेंट को ठीक करना। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप बीमार हैं तो आप योगा से ठीक नहीं होंगे। योगा हेल्दी लोगों को हेल्दी रखने के लिए, जैसे आपकी वॉकिंग होती है, तो आप अगर हेल्दी हैं वॉकिंग करेंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप बीमार हैं और वॉकिंग कर रहे हैं तो मैं ठीक हो जाऊं। उनके लिए डॉक्टर्स हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, है ना। तो योगा हेल्दी लोगों को हेल्दी रखने के लिए है, बट जो बीमार हैं उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं। सर ये फिजियोथेरेपी को लेके क्या मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के मन में? अभी तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ मिसकंसेप्शन बाकी हैं। जैसे लगता है कि अगर किसी को दर्द हो रहा है तो उन्हें लगता है कि हम फिजियोथेरेपी कराने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दर्द हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉपर आपको असेस करते हैं और आपके दर्द को कम करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपका दर्द बढ़ जाए। ऐसा बहुत सारे लोगों के मन में डर रहता है कि वहाँ इलेक्ट्रिकल मशीन लगाते हैं तो कुछ झटका लग जाएगा, क्योंकि गाँव के जो पेशेंट आते हैं वो ऐसा अभी भी बोलते हैं। अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों के मन में डर है, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है। इतने सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो इसमें ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ ये रहती है पेशेंट को कि क्या हमें पहले डायरेक्ट फिजियोथेरेपिस्ट से जाके मिल सकते हैं या रिफ़र करा के जाना रहता है, तो आप डायरेक्ट भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास आ सकते हैं। अगर कुछ रहती है कि प्रॉब्लम आपको कुछ ज़रूरी है, आपको ऑर्थोपेडिक्स या न्यूरोलॉजी की कंसल्ट करवानी है, तो फिजियोथेरेपिस्ट खुद आपको बता देंगे कि आप जाके इन डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए और उसके बाद वापस आ जाइए फिजियोथेरेपी कराने के लिए। तो सर ये जो मिसकंसेप्शंस के बारे में जो बात हो रही थी सर, तो क्या फिजियोथेरेपी में जो इलाज है सर लंबे समय तक चलता है कि क्या कैसा है? नहीं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि फिजियोथेरेपी बहुत लंबे समय तक आपको ठीक नहीं कर सकती। फिजियोथेरेपी में दर्द से आराम तो आपको बिल्कुल पहले दिन से ही मिल जाता है। लेकिन जो प्रॉब्लम है आपकी, अगर डिस्क आपकी थोड़ी बाहर आई हुई है या आपकी मसल वीकनेस है या आपकी रेंज नहीं है, तो फिजियोथेरेपिस्ट से इंश्योर करते हैं कि आपको दोबारा वो प्रॉब्लम ना हो। इसलिए वो टाइम लेते हैं, मसल को प्रॉपर आपकी एक्सरसाइज ट्रेनिंग कराई जाती है, बताया जाता है कि मसल में उतनी स्ट्रेंथ आ जाए। आपका लोअर बैक अगर बहुत वीक है, तो आपको आराम तो पहले दिन से ही मिल जाएगा। लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि दोबारा आपको ये प्रॉब्लम ना हो। और आप एडीएल बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, इसमें आपको कोई भी दिक्कत ना आए कि आपने फिजियोथेरेपी एक दिन कराई, उसके बाद आपको दर्द में आराम मिल गया, आप जाके फिर दूसरा काम करने लगे, भारी सामान जैसे उठा है तो फिर आपको दर्द आ जाए। तो फिजियोथेरेपिस्ट इस बात को इंश्योर कर लेंगे कि आपको दोबारा वो प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले दूसरे दिन से ही आपको आराम भी मिलना चालू हो जाता है, और 100% जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने पे फोकस करते हैं फिजियोथेरेपी। थैंक यू सो मच सर, हमें अपने बिजी शेड्यूल से समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद तोष कुमार जी, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। इससे आप फिजियोथेरेपी को लेके बहुत अवेयरनेस आएगी और लोगों को इसका ज़रूर लाभ मिलेगा। अवेयरनेस है ये इस पॉडकास्ट के थ्रू हम लाना चाहते थे, और आगे भी बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाली है हेल्थ से रिलेटेड। सो देखते रहिए, हम मिलते हैं अगले एपिसोड में।